जोहार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल से होगा। प्रश्न ये है कि क्या हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था? इस कथन के आलोक में हर्ष की उपलब्धियों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसके आंसर मैंने कैसे लिखे हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको कि टेस्ट सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम के पैटर्न पे। इससे संबंधित अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इस प्रश्न का उत्तर मैंने कैसे लिखा है। इतिहासकारों ने हर्ष का मूल्यांकन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं साहित्य तथा संस्कृति के रक्षक के रूप में किया है। जो अलग अलग इतिहासकार हुए उन्होंने जब हर्ष का मूल्यांकन किया तो उन्होंने जो हर्षवर्धन थे उनको एक महान विजेता बताया, साम्राज्य का निर्माता बताया, कुशल प्रशासक बताया और साहित्य और संस्कृति के रक्षक के रूप में भी बताया है। और वानभट्ट और जो चीनी यात्री वेनसोंग हुए, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वो आए थे, तो वेनसोंग ने और वानभट्ट ने हर्ष की प्रशंसा करते हुए उसे उत्तरी भारत का एक महान सम्राट भी बताया। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने भी वानभट्ट के स्वर में स्वर मिलाए और उसे हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता कहा है। उनका मत यह है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की राजनीति एकता की स्थापना के सभी प्रयास विफल हो गए। कुछ इतिहासकारों ने हर्ष की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से और मुगल सम्राट अकबर से भी की है। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए जिन्होंने हर्षवर्धन की जो तुलना है वो ये मौर्य सम्राट जो थे अशोक, उनके साथ किया है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के साथ किया है और मुगल सम्राट अकबर से भी उनकी तुलना की गई। अब इसके विपरीत कुछ इतिहासकार हर्ष को इतना महत्व देने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे कि अब कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया हर्षवर्धन को? तो इसमें आता है सबसे पहला जो अच्छा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, उनका नाम आता है। तो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि हर्ष में न तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामरिक कौशल था, न अशोक का आदर्शवादिता और न अकबर की रचनात्मक राजनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता ही। तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार और कुछ अन्य इतिहासकार भी जो थे वो हर्ष को हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो आपने देखा कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है। डॉक्टर मजूमदार जो थे उससे मतलब डॉक्टर मजूमदार हर्षवर्धन को एक योग्य और उत्तरी भारत का एक प्रभावशाली राजा स्वीकार करते हुए भी उसे अंतिम हिंदू साम्राज्य निर्माता स्वीकार नहीं करते। मतलब वो इस बात को मानते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो उत्तरी भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, वो इस बात को मानते हैं, लेकिन अंतिम हिंदू साम्राज्य निर्माता थे ये वो स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ इतिहासकार तो हर्ष को एक साधारण शासक की श्रेणी में भी रखते हैं कि वो एक साधारण शासक थे, ऐसी श्रेणी में वो रखते हैं। उक्त दोनों ही मत एकांगी, अतिशयोक्तिपूर्ण और वास्तविकता से दूर है। ये स्वीकार करना गलत होगा कि जैसे कि अनेक ने किया है कि वह हिंदू काल का अंतिम साम्राज्य निर्माता था, या यह भी मानना उपयुक्त नहीं है कि हर्ष एक साधारण राजा और जिस धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना किया उससे उसके चरित्र की महानता प्रकट होती है। गुप्त सम्राट के विघटन के बाद, जब गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया उसके बाद भारत में फिर से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि गुप्त शासक जो थे काफ़ी शक्तिशाली थे, उन्होंने साम्राज्य को बांध के रखा था। उन्होंने विस्तृत तो किया ही और उसको संगठित भी उन्होंने रखा था, लेकिन जब गुप्त शासन का विघटन हुआ, जब वो समाप्त हुआ तो फिर राजनीतिक अस्थिरता की भी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। अनेक छोटे छोटे राज्य का उदय हो चुका था। इन छोटे छोटे राज्यों को मिला करके पुनः राजनीतिक एकता और स्थिरता लाना, साम्राज्य की स्थापना करना बहुत ही कठिन कार्य था। एक निश्चित ही वो कठिन कार्य था कि फिर से एक संगठित साम्राज्य हो, राजनीतिक एकता कायम हो और जितने भी छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ सबको संगठित कर पाना बहुत मुश्किल था। इस दिशा में हर्ष का प्रयास अवश्य ही सराहनीय है। हर्ष ने एक प्रयास किया जो काफ़ी सराहनीय है। उसने राजनीतिक अराजकता को समाप्त करके पुनः उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। हर्ष ने क्या किया तो वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता जो थी उसको समाप्त किया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये कार्य उसने साहस और धैर्य के साथ किया था। दूर दूर के राजा भी उसकी प्रभुता स्वीकार करते थे।
जो मतलब जिनका मतलब अलग अलग जो दूसरे राज्य के राजा जो थे वो भी इनकी प्रभुता को स्वीकार करते थे हर्षवर्धन के। उसने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की भांति, देखिए आलोचना के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना कि आप पहले उनकी प्रशंसा कीजिए और फिर कुछ कमियां भी आपको दिखानी पड़ती हैं, तो दोनों करना पड़ता है। आपको प्रशंसा भी करनी होती है और फिर उसमें कमियां भी दिखानी पड़ती है, तो दोष भी दिखाना पड़ता है। तो आप सभी पूछते हैं कि आलोचना में क्या नकारात्मक बातें ही रखनी है, तो नहीं। जब आप मतलब ये आपको उनकी अच्छाई भी दिखानी है और उनके दोष भी दिखाने हैं, ये दोनों को आपको बताना, दोनों में समायोजन बैठाना होता है आलोचना में। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं, जो पेड है, ये सारे नोट्स पेड होते हैं, मैं क्लास तो ले लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, लेकिन सारे नोट्स पेड होते हैं। तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा 9905917516, मैं वहाँ आपको डिटेल दे दूँगी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूर दूर के राजा भी उसकी प्रभुता स्वीकार करते थे। उसने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की भांति दक्षिण विजय की नीति को भी अपनाई थी। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो दक्षिण भारत की नीति, विजय की नीति जो उन्होंने अपनाया था, तो हर्षवर्धन भी उसको अपनाया, किंतु उसे असफलता हाथ लगी थी हर्षवर्धन को। वल्लभी के शासक को तो वह अपना मित्र बना सका, किंतु चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय है, उनके हाथों वो पराजित होकर के उसे वापस लौटना पड़ा। जो वल्लभी के शासक जो थे उनको तो मित्र बना लिया, लेकिन चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके हाथों हर्षवर्धन जो थे वो पराजित हो गए और उनको वापस लौटना पड़ा। उसे दक्षिण विजेता होने का गौरव प्राप्त नहीं हो सका जैसे कि समुद्रगुप्त को था। अतः एक विजेता के रूप में हर्ष को वह स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता है जो समुद्रगुप्त को किया जाता है। उत्तर भारत में भी हर्ष की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उत्तर भारत को एक मतलब संगठित साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य बनाने में उनको आसानी हुई। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था हर्षवर्धन को, और अपनी सत्ता स्थापित करने में काफ़ी समय भी उनको लगा था हर्षवर्धन को। गौड़ शासक शशांक थे, जिन्होंने जो शैव उपासक थे, ऐसा हिंदू धर्म से थे, ब्राह्मण थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। शशांक, गौड़ शासक जो शशांक थे, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की मतलब ये नहीं पसंद करते थे, और बहुत सारे ऐसे बौद्ध स्थल थे जिसको इन्होंने छिन्न भिन्न किया था। शशांक की मृत्यु के बाद ही वह बंगाल पर अधिकार कर सके थे हर्षवर्धन जो थे। जब शशांक मतलब वो जो गौड़ शासक शशांक थे, वो काफ़ी दिनों तक हर्षवर्धन को परेशान किए, और जब शशांक की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ही वो बंगाल पर अधिकार कर पाए हर्षवर्धन। अतः यह कहा जा सकता है कि हर्ष में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैनिक प्रतिभा और क्षमता नहीं थी, इसलिए विजेता के रूप में दोनों की तुलना उचित नहीं है। आप समुद्रगुप्त से हर्षवर्धन की तुलना करें, ये उचित नहीं है, और रीज़न भी यहाँ थोड़ा बहुत दे दिया गया है। देखिए अशोक के साथ भी हर्ष की तुलना निरर्थक है, क्योंकि हर्ष में वो अशोक की आदर्शवादिता का अभाव पाया जाता है। जिस तरीके के से अशोक में आदर्श, जो उनका अशोक का जो आदर्श था, तो उसका अभाव हर्षवर्धन में पाया जाता है। हर्षवर्धन में उस तरीके की आदर्शवादिता नहीं थी जैसा कि अशोक में थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही युद्ध नीति का भी परित्याग कर दिया था। जब अशोक तो कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग करके और शांति के का मार्ग, उन्होंने बौद्ध का धर्म का मार्ग उन्होंने अपनाया, और सेवा और त्याग ही उनके जीवन का प्रधान आदर्श बन गया था। किंतु हर्ष को जीवन की अंतिम काल तक संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन हर्षवर्धन क्या थे, अपने जीवन के अंतिम काल तक वो संघर्ष करते रहे थे। इतिहास में तुलना को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि प्रत्येक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भिन्न भिन्न काल और परिस्थिति की उपज होती है। अब जिस समय में हर्षवर्धन थे, उस समय में उनके उस काल में कौन सी परिस्थितियाँ थी, किस तरीके की, हो सकता है अशोक को वैसे पर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और इस तरीके का चीज़ें थी। तो यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती और हर समय अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो प्रत्येक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भिन्न भिन्न काल और परिस्थिति का उपज होता है। परिस्थिति और काल ही उसे महान बनाते हैं। अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और अकबर अपने काल और परिस्थितियों की उपज थे। उनके बीच में समानता स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए अलग अलग राजाओं से तुलना करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि सभी अपनी अपनी परिस्थितियों के उपज होते हैं, सभी व्यक्तित्व। निसंदेह हर्ष का पैतृक राज्य बहुत छोटा था। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। 6 JPSC जो था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पहली बार लिया जा रहा था नया सिलेबस फॉर एग्ज़ाम।
तो हो सकता है कि उस समय में लोगों को उतनी कठिनाई ना आया हो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, लेकिन अब जो है कि सिलेबस हर किसी के ज़ुबान पर है, हर कोई अपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। पिछले 4 साल 4.5 सालों से सबकी तैयारी भी अच्छी हो रखी है, तो अब कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ किसके समय में कैसी रहेंगी ये भी कहना मुश्किल है, और उसी का उपज होते हैं हर एक व्यक्तित्व। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। देखिए, निसंदेह हर्ष का पैतृक राज्य बहुत छोटा था। वह अपने बाहुबल और कूटनीतिज्ञता के, मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि उनके बाहुबल, मतलब वो खुद भी कुशल सैनिक थे, उनके बारे में आपने नहीं बताया, तो यहाँ मैंने ऐड किया है कि वो अपने बाहुबल और कूटनीतिज्ञता के सहारे एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी वो बन गए थे, किंतु वह अपने साम्राज्य की अस्थायित्व प्रदान नहीं कर सके थे। वो अपने साम्राज्य में को वो अस्थायित्व नहीं दे पाए थे। उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद ही छिन्न भिन्न हो गया। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उनका साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उसमें अस्थायित्व नहीं थी। उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई और पुनः राजनीतिक अस्थिरता जो है वो विशृंखलित का युग प्रारंभ हो गया था। फिर से राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो कायम हो गई थी। जैसे कि हर्षवर्धन के आने के पहले और गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद जिस तरीके की अस्थिरता थी, उस तरीके से फिर से अस्थिरता आ गई थी। उत्तरी भारत में राजपूतों और अन्य राजवंशों का शासन प्रारंभ हुआ, किंतु समुद्रगुप्त के साथ हम ऐसा बात नहीं पाते हैं। उसने भी अपने विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे अस्थायित्व भी प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी दिनों तक गुप्त साम्राज्य कायम रहा। कश्मीर के शासक ललितादित्य और कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य से किसी भी हालात में कम विस्तृत और शक्तिशाली नहीं थे। जो कश्मीर के शासक जो थे ललितादित्य और कन्नौज के शासक जो थे यशोवर्मन, उनके साम्राज्य जो थे उस समय में उस समय जिस समय में हर्षवर्धन थे उसी समय में इनका भी शासनकाल था। तो उनका जो साम्राज्य था वो हर्षवर्धन से कम नहीं था, कम विस्तृत नहीं था, और उनसे कम शक्तिशाली भी नहीं था हर्षवर्धन से तुलना किया जाए तो। पाल और प्रतिहार वंश के साम्राज्य निस्संदेह हर्ष के साम्राज्य से कहीं अधिक विस्तृत और अस्थायी सिद्ध हुए। चंदेल शासक यशोवर्मन और कलचुरी वंश के गंग और कर्ण साम्राज्य विस्तार में हर्ष से कम नहीं थे। यदि दक्षिण भारत को भी इस तुलना में सम्मिलित कर दिया गया जाए तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय, चालुक्य वंश के सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ और चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल के साम्राज्य जो थे वो हर्ष के साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक बड़े साम्राज्य थे। अब यहाँ से निष्कर्ष शुरू होता है, ठीक है। अतः डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का यह मानना है कि उसे भारत का तो क्या, उत्तरी भारत का भी अंतिम साम्राज्य निर्माता मानना भारतीय इतिहास के साथ अन्याय करना है। हम डॉक्टर मजूमदार के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि हर्ष उत्तरी भारत का भी सम्राट नहीं था, यद्यपि यह सच है कि वह हिंदू काल का अंतिम साम्राज्य निर्माता नहीं था। तो ये हो गया निष्कर्ष। और इस तरीके से जो आंसर मैंने लिखा है इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे भूमिका लिखी है, देखिए ये भूमिका का भाग है यहाँ तक, और फिर यहाँ से मैंने मुख्य भाग है ये सारा, और फिर लास्ट में यहाँ पर निष्कर्ष है। तो इस तरीके से आंसर आज का समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आंसर करेंगे वो हो जाएगा चोल काल से, और ये मेरे ख्याल से ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि चोल काल से हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन से मैंने 3 क्वेश्चन शायद करा दिया है, 3 या 4 क्वेश्चन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आज बस इतना ही। अगर नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी कैसे नोट्स मिलेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।